अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है, तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लड़ाई लड़ो ना, जाकर इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। अगर किसी का ख्याल है ये इनको खुशफहमी है कि हम अब आराम से कोई इनसे नेगोशिएट करेंगे, किसी कोई गलत फहमी में ना रहे। मुझे किसी चीज की ना कोई फिक्र है ना परवाह है। हमें ग्रैंड डायलॉग करना होगा, बातचीत करनी होगी। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं मिलकर, अगर हमने इस पाकिस्तान को आगे चलाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप समा पर देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, मेरे कप्तान आज तकरीबन 10 दिन बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। यहाँ उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की सदारत भी की है। हुकूमत की जानिब से मेरे कप्तान को भरपूर सिक्योरिटी तो दी जा रही है, मगर वजीर दाखिला का कहना है कि राहदारी जमानत की मुद्दत पूरी होते ही इमरान खान को इसी सिक्योरिटी से गिरफ्तार करवाया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान खान का इस्लामाबाद में इस्तकबाल एक और ऑडियो लीक से हुआ है, जिसमें मुबैना तौर पर साबिक खातून अव्वल को तहाइफ बतौर रिश्वत देकर काम निकलवाने की बात की जा रही है। एक तरफ इस मुल्क की गरीब आवाम महंगाई से सख्त परेशान है और दूसरी जानिब साबिक खातून अव्वल को तोहफे में 3 नहीं बल्कि पूरे 5 कैरेट वाली हीरे की अंगूठी चाहिए थी। नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान के दौर में पाकिस्तान ने रिकॉर्ड कर्जे लेकर अवाम पर महंगाई का बोझ डाला और दूसरी तरफ मेरे कप्तान के अपने ही असासों में 250% इजाफा हुआ। जी हाँ, पूरे 250% इजाफा। उनके दौर में जहां अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे आती रही, वहां मेरे कप्तान की कमाई में इजाफा होता रहा। रियासत मदीना का नारा लगाने वाले मेरे कप्तान को अगर कौम का जरा सा भी एहसास होता तो वो तोशाखाना और मारूफ कारोबारी शख्सियत से महंगे तोहफे वसूल करने के बजाय मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम की तरफ लाते। मगर मेरे कप्तान एक स्टेट्समैन बनने के बजाय सारी तवज्जो मुखालिफिन को जेलों में डालने पर मरकूज किए हुए थे। दूसरी जानिब मुल्क में बढ़ती महंगाई और सियासी अदम इस्तेहकाम को काबू करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज ग्रैंड डायलॉग का ऐलान कर दिया, जिसमें मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की ये पॉलिसी यकीनन मुल्क की मफाद में है। इस बयान के बाद मेरे कप्तान को चाहिए कि वो न्यूट्रल की गर्दान और मुखालिफिन पर निशानाबाजी छोड़कर इस ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बनकर कौम के लिए भी सोचें। इसी सूरत हाल पर अवाम 13 अहम सवाल पूछती है। सवाल नंबर 1, एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ताखीरी हरबे अपना रही है और दूसरी जानिब पार्टी कारकुन इमरान खान की कॉल का अब भी इंतजार कर रहे हैं। मेरे कप्तान लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान आखिर कब करेंगे? सवाल नंबर 2, इमरान खान का कहना था कि वो ऑपोजिशन में आकर खतरनाक हो जाएंगे, फिर ऐसी क्या वजह हुई कि इमरान खान पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत लेकर इस्लामाबाद आए? क्या इमरान खान गिरफ्तारी से डरते हैं? सवाल नंबर 3, ईमानदारी और सादगी का दर्स देने वाले मेरे कप्तान बनी गाला में ही रहेंगे या वापस पेशावर जाकर सूबाई मशीनरी का इस्तेमाल जारी रखेंगे? सवाल नंबर 4, 3 नहीं 5 कैरेट वाली अंगूठी चाहिए, क्या इस ऑडियो लीक पर इमरान खान कोई मौक़िफ़ देंगे? सवाल नंबर 5, जैसा कि सोशल मीडिया पर रियासती इदारों के खिलाफ भरपूर ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, क्या मेरे कप्तान इसी तरह न्यूट्रल्स पर तनकीद जारी रखेंगे या कोई सबूत भी लाएंगे? सवाल नंबर 6, वजीर आजम के ग्रैंड डायलॉग के ऐलान के बाद क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस डायलॉग का हिस्सा बनेगी या फिर अपने जाती मफाद को तरजीह दी जाएगी? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान का मुतालबा है कि जल्द इलेक्शन ही मौजूदा मुल्की सियासी और मुआशी बहरान का हल है, क्या जल्द इलेक्शन मुतवक्के हैं? सवाल नंबर 8, हुकूमत ने बिजली, गैस और पेट्रोलियम मसनूआत में तारीखी इजाफा किया है। शहबाज स्पीड से जाने जाने वाले वजीर आजम अब सख्त फैसले कर रहे हैं, क्या मेरे कायद अवाम को रिलीफ फराहम करने में कामयाब भी हो सकेंगे या नहीं? सवाल नंबर 9, हुकूमत के सख्त फैसलों पर तनकीद के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का सामना है, क्या इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो रहा है? सवाल नंबर 10, सियासी पार्टियों के लिए नवंबर का महीना बहुत अहम है क्योंकि उस साल नवंबर में अहम तकर्री का फैसला होना है, तो क्या 29 नवंबर के बाद कोई बड़ी सियासी तब्दीली मुतवक्के है? सवाल नंबर 11, मेरे कप्तान ने नवाज शरीफ को मुल्क में वापस लाने के लिए हर हरबा आजमाया मगर नाकामी उनका मुकद्दर बनी, क्या मियां नवाज शरीफ अब वापस आकर पार्टी की क़यादत संभालेंगे? सवाल नंबर 12,
12 करोड़ की आबादी वाले सूबे पंजाब में शदीद सियासी तनाव के बाद वजीर आला को अदालत से रिलीफ लेना पड़ा और उसके बाद हल्फ बर्दारी तकरीब का इनेकाद किया गया। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज सियासी तौर पर कितने मजबूत और कारकर्दगी कितनी बेहतर है। सवाल नंबर 13, पंजाब असेंबली में मुनरिफ अराकीन की मअतली के बाद क्या हमजा शहबाज अपनी वजारत आला बचा पाएंगे? इन तमाम तर सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मारूफ सहाफी और तज्जियाकार। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे कप्तान की जानिब से गद्दारी के फतवे लगाए गए, चोर चोर के नारे लगाए गए, अपने मुखालिफिन को डाकू तक कहा गया। लेकिन अब एक नई ऑडियो सामने आई है एक प्रॉपर्टी टाइकून की, जिसके हवाले से मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी की डिमांड की गई है। इसके बाद इमरान खान साहब की सियासत को कितना को बड़ा धचका लगेगा, इसका फैसला तो अवाम करेंगे। ये ऑडियो क्या बताती है, आप खुद सुन लीजिए। हाँ जी, फोन आया सी और कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते में मेरी मुलाकात है तो उसको पहले अरेंज कर दी कर दे तो मंगवा दे। अब ऐसा कहते अम्मी ने परसों आ जाएगी, उनके तैयार करके मंगवा लेना। नहीं, वो कहती है मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं क्या ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं क्या एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं, रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा? मैंने कहा हफ्ते तो पहले मंगवा दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कह दी तू कह रही कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तुमने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 5 तो कम अज कम मंगवा के दो उसको। और लेटर में कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। अबू कल लेटर में भेज दूंगा। हाँ, मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके। मैं क्या, मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई है। मैं क्या, अगर अब्बू दी, अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू दी कितनी फीलिंग है? मैं क्या, जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या, और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या, एक और ऑडियो, एक और इंकशाफ। एक जगह पे रियासत मदीना के दावेदार, लेकिन दूसरी जगह पे हीरे की अंगूठी की डिमांड की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त पैनल के अंदर सीनियर तज्जियाकार मौजूद हैं। हमारे साथ तलत हुसैन साहब हमें इस प्रोग्राम के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ मजहर अब्बास साहब सीनियर तज्जियाकार, वो भी आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, ये जो गुफ्तगू हमने सुनी है मलिक रियाज साहब की मुबैना तौर पर जो अपनी वो साहबजादी से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान साहब तक ये मामला जाएगा? उनकी सियासत को इससे धचका लग सकता है, या उनके चाहने वाले, उनके कारकुन, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता है? पहले भी कई दफा ऑडियोज आई है, बड़े इल्जामात लगते रहे, आपकी नजर में इससे कोई फर्क पड़ेगा? देखें मंसूर, इसके ऊपर तो अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ा धमाका खेज मवाद फट पड़ा है इमरान खान के सर पर, तो ऐसा नहीं है। जिस तरह आपने खुद ही फरमाया कि इनसे पहले भी इनकी ऑडियोज आ चुकी हैं, 2014 के धरने से इनकी ऑडियोज आ रही हैं। आपको याद होगा कि मौजूदा सदर अलवी और इमरान खान साहब की जो फेमस या इनफेमस ऑडियो लीक हुई थी, जिसका बाद में फॉरेंसिक भी करवाया गया और पता चला कि वो दुरुस्त ऑडियो है, अगर उस वक्त उन्होंने इसको डिनाई किया था। उसके अंदर ये हीरे की अंगूठियों के मामला से कहीं ज़्यादा संजीदा मामला था, जिसके अंदर इमरान खान साहब उनको खुश होके ये खबर सुन रहे हैं कि PTP की इमारत पर हमला हो गया, फिर गाली निकाल कर कहते हैं कि जब तक उसके ऊपर दबाव न डाला गया, यानी उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर पर, ये छोड़ेगा नहीं। तो उसका इन्होंने डिनाइल कर दिया। फिर इससे पहले भी ऑडियो आई, इमरान खान साहब हालिया अगर आप ऑडियोज़ पे जाएं तो मांगते हुए नज़र आ रहे हैं NRO बजरिया मलिक रियाज मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब से। जब ये हमने खबर पहले दी तो इसके ऊपर इनका डिनाइल आ गया, लेकिन इस ऑडियो के बाद आसिफ अली जरदारी साहब का डिनाइल नहीं आया। तो इसका कोई असर खास इमरान खान साहब पर फौरी होता हुआ आपको नज़र नहीं आता। लेकिन ये जो आप कहें कि ड्रिप 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 यानी आहिस्ता आहिस्ता की जो बारिश है, ये उनका ये बयानिया धीमा करती है
उन लोगों के लिए जो अभी भी किसी मखमसे का शिकार है कि इमरान खान के यहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त और साफ़ और शफाफ किस्म की हुकूमत चलती थी, उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग थे जिनको देखकर लोग जो है वो अपनी सम दुरुस्त करते होते थे। मेरे ख्याल में ये जो बयानिया है उनका भी इससे बहुत मुतासर होगा। और फ़रा गोगी का मामला सिर्फ इतना ही नहीं है कि अंगूठी के ज़रिए वो ये काम करती थी, उनके तमाम किस्से कहानियाँ पंजाब के अंदर बिखरे हुए जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगे। तो मेरे ख्याल में इवेंचुअली इसका असर तो होता है। अच्छा मजहर साहब, ये सर सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, जाहिर बात है यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की ये जो ट्रैकिंग थी और इनके साथ साथ जो लोग आसपास ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे थे, ये बड़ी देर से चल रही थी। ये कोई नई ऑडियोज नहीं है, बड़ी पुरानी ऑडियोज हैं जो अब मंजर आम के ऊपर आ रही हैं। इसका मतलब है ये कहा जा सकता है कि सबको सब कुछ पता था कि आखिर हो क्या रहा है पिछले 3-4 साल के अंदर। शुक्रिया मंसूर। मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई बहुत ही सियासी असरात आएंगे अनटिल अनलेस आप इसकी ऑथेंटिसिटी इस्टेब्लिश कर लें, कोई कमीशन बन जाए उसके नतीजे में। यानी मैं सिर्फ इस ऑडियो की बात नहीं कर रहा, इससे पहले भी जो ऑडियो और वीडियो आती रही, नैब के साबिक चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल की वीडियो आई, उसके बाद उनका इंटरव्यू आया जो जावेद चौधरी साहब ने किया, तो क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट किया, काफ़ी अरसे तक वो एक्टिंग चेयरमैन भी रहे। कहीं कोई भी आपको नज़र आया कि कहीं कोई चीज़ मूव हुई हो, कोई कमीशन? अखलाकी जिम्मेदारी तो छोड़ दें, वो तो हमारी मुल्क में कहाँ होता है, लेकिन अदरवाइज भी कहीं कुछ नहीं हुआ। तो मुझे नहीं लगता कि इन ऑडियो वीडियो से कोई बहुत पॉलिटिकल इम्पैक्ट आएगा। लोगों की जो है वो उनकी वफादारियाँ लोग जो है इसको मानेंगे। बहुत ही आम तौर पे ऑडियो वीडियो को लोग ज़्यादातर एक इंजॉय के तौर पे आप लेते हैं या उस पर तनकीद करते हैं या दूसरे पे तनकीद करते हैं। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है, आम तौर पे पहला जो रिएक्शन आता है वो ये कि ये सिटिंग गवर्नमेंट की प्लांट करता है। पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये जो है ये मुखालफीन है हमारे, इसलिए ये ऑडियो लेकर आ रहे हैं, इसलिए ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। जब इमरान खान साहब के ज़माने में मुस्लिम लीग नून की ऑडियो वीडियो आती नहीं तो उसके तो गवर्नमेंट ऑफ द डे की क्रेडिबिलिटी का भी मसला होता है। फिर चूंकि आपके यहाँ इदारे बहुत इंडिपेंडेंट साबित नहीं की है, तो हम देखते यही पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस वक्त किसी को रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है, किस एजेंसी के पास है जो इनको टैप करती है। तो अगर वो जो है वो हुकूमत के तसल्लुत के नीचे है तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे। अहम बात ये होती है कि अगर मुस्लिम लीग नून का दौर हो या पीपल्स पार्टी का दौर हो या पीटीआई का दौर हो और उनके हवाले से कोई ऑडियो वीडियो सामने आए तो फिर क्वेश्चन होगा, फिर ये सवाल उठेगा। लेकिन उसमें भी मैंने आपको मिसाल दी कि जावेद इकबाल साहब की मिसाल आपके सामने है कि इतनी, यानी सिर्फ वीडियो की मिसाल सामने नहीं है, एक ऐसा इंटरव्यू जिसकी 2 या 3 किस्तों में वो चला था, जो अखबार में एक्सप्रेस में चला था, उसका क्या नतीजा निकला? उन्होंने इसको डिनाई किया, लेकिन उन्होंने जावेद चौधरी साहब के खिलाफ कोई केस नहीं किया। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक्विजिशन और काउंटर एक्विजिशन की बुनियाद पे हमारे यहाँ सियासी जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है या हम सियासी तौर पर उनके साथ खड़े होते हैं। बहुत कम तादाद में हमने देखा है कि लोग इधर से उधर होते हैं। सना बुचा साहिबा सीनियर तज्ज़ियाकार एंकर पर्सन, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। सना, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो मुबीना ऑडियो सामने आई है और मजहर साहब का ये कहना है कि इससे इमरान खान साहब की सियासत पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे पहले भी इस तरह की बहुत सी चीज़ें आ चुकी हैं। तो क्या ये फिर कहना दुरुस्त होगा कि इमरान खान साहब की सियासत के हवाले से हमेशा ये कहा जाता है, उनके मुखालिफिन ये कहते हैं कि जी वो लाडले हैं, इस सिस्टम के लाडले हैं, इसलिए कुछ नहीं होता, इनको हर गुनाह माफ़ है। तो क्या फिर ये सिलसिला अब भी चल रहा है? आज 2022 के अंदर भी इमरान खान साहब के लिए ये सिस्टम उसी तरह ही उनको सपोर्ट कर रहा है क्या? थैंक यू मंसूर। आई थिंक कि अगर आप देखें तो आई डोंट थिंक कि कोई चीज़ तब्दील हुई है। मतलब ये पाकिस्तानी सियासत की रिवायत रही है और पाकिस्तानी रियासत की भी रिवायत रही है कि इस मुल्क में करप्शन के केसेस यूं ही आते हैं और यूं ही चले जाते हैं। कभी आप सुनेंगे फॉरेन फंडिंग आ रहा है, कभी तेज़ी आ रही है, कभी पहली को देना है, कभी ये 10 दिन में देना है, कभी हफ्ते में देना है, फ़ैसला नहीं आता, वहाँ पर कोई सुस्त रवी हो जाती है, कभी कोई ऑडियो आ जाती है, कभी किसी की वीडियो आ जाती है।
कभी किसी की मुबैना वीडियो खुद ला के बताया जाता है कि देखें जी किस जज ने हमारे खिलाफ किस तरह से प्रेशर में आके ये फैसला किया और कौन सा जज हमारे साथ था। तो ये तमाम तर चीज़ें तो आई डोंट थिंक इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ तक आप लाडले होने की बात करें, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को लाडले होने के साथ साथ एक और एज हासिल है कि खान साहब के पास 22 साल जिद्दोजहद तो है लेकिन 30 साल परफॉर्मेंस नहीं है या लैक ऑफ नहीं है। उनके पास अभी 3.5 साल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि क्या उन्होंने कारकर्दगी क्या नहीं की। और लाडले होने की बात तो यहाँ तक भी आप देख लीजिए कि उनके नाम के आगे शरीफ या भुट्टो नहीं आता, क्योंकि इस मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो इन दो खानदानों से है, एक मौरूसी सियासत से है। मतलब मौरूसी सियासत की वजह से अगर बुनियाद बनाकर खान साहब को लाया गया है और अगर इनसे हमारा जो दामन था वो छुड़ाना था तो फिर एक दफ़ा ये मुकम्मल तरीके से कर देना चाहिए था। फिर इसमें रूम नहीं होना चाहिए था कि वापसी का रास्ता होना नहीं चाहिए था। इसके बाद अब एंड हो जाना चाहिए था, पर खान साहब को चलने देते। वो भी आपको पसंद नहीं है, आपको खान साहब को भी नहीं चलने देना, आपको इनको भी खत्म करना है, फिर आप इनको वापस लाते हैं। मतलब ये फैसला अवाम कहाँ कर रही है मंसूर, ये फैसला तो कोई और कर रहा है ना। तो वो जब तक फैसले करता रहेगा, ऑडियो वीडियो लीक करता रहेगा, हम इस मुल्क में करप्शन करते रहेंगे। लेकिन हम जाहिर है कि जहाँ करप्शन है वहाँ हम नहीं बोलेंगे। ब्रेक के बाद अपने सवाल को मैं दोबारा पैनल के सामने रखूंगा। इसके साथ साथ मौजूदा हुकूमत के हवाले से भी बार बार ये बाज़गश चलती है कि जनाब इलेक्शन जो है वो जल्द हो सकते हैं, शायद अगला साल ही ना आए। मुस्लिम लीग नून की आखिर क्या पोजीशन है? चंद तजियाकार ये भी कहते हैं कि गलत फंस गए, बहुत गलत फैसला कर लिया, महंगाई भी करनी पड़ी, आपको पेट्रोल की कीमत भी बढ़ानी पड़ी। क्या शहबाज शरीफ ने सिर्फ इक़्तिदार की खातिर अपना एक पूरी पार्टी के लिए गलत फैसला किया? इस पर तफसील से बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तलत हुसैन साहब से मैं सवाल कर रहा था। तलत साहब, थोड़ी देर पहले मजहर अब्बास साहब और सना का ये ख्याल है कि इससे पहले भी बहुत सी चीजें आई हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक जगह इमरान खान साहब का हमेशा ये इमेज रहा है कि जी ईमानदार तो है ना, सबसे ज्यादा यही बात उनके बारे में कही जाती रही है। इन चीजों से ये जो कुछ भी हो रहा है, और जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने कहा कि और भी चीजें आ सकती हैं, आपके ख्याल में इमरान खान साहब के इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ता? ही इज बिकम सो ह्यूज नाउ कि अगर जो ये चीजें रिलीज कर भी रहे हैं तो फिर भी वो इमरान खान साहब को डेंट नहीं डाल सकेंगे। मंसूर, एक तो देखें कि चीज़ें कब किस दौर की रिलीज़ हो रही हैं। ये उस दौर की मुबैना ऑडियो है जिस दौर में इमरान खान साहब कुल्ली तौर पर ताकतवर थे और प्राइम मिनिस्टर थे। ये 2019 मुबैना तौर पर वो ख़त है जो सर्कुलेट कर रहा है, जो उस नतीजे के तौर पे सामने आया जो कन्वर्सेशन आपने सुनवाई। तो इमरान खान के नीचे अगर ये कौन रिकॉर्ड कर रहा था और इमरान खान की ऑडियोज़ जो है, तो ज़ाहिर है हुकूमत वक्त तो इमरान खान थे और वो बहुत तगड़े प्राइम मिनिस्टर थे। उनके साथ जो उनका ऑफिस काम करता था या IB जिस तरह काम करता था और एक पेज जैसे काम करता था, तो इमरान खान के दौर की ये ऑडियो हैं। किसने रिकॉर्ड की? ये फ्रैंकली जो कन्वर्सेशन करने वाले होते हैं वो खुद भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हर कन्वर्सेशन जो है ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज ही रिकॉर्ड कर रही हो। बहुत सारे लोग बहुत दाना हो गए हैं, वो अपनी कन्वर्सेशन को खुद ही रिकॉर्ड करके चला देते हैं। लेकिन इस बात से कतई नज़र कि किसने इसको रिकॉर्ड किया, बुनियादी बात यह है कि इमरान खान बेनिफिशरी हैं अनोखा लाडला होने के, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान बेनिफिशरी हैं उस अपॉलॉजी के जो उनके लिए हमेशा मौजूद रहती है कि जी पहले बड़ा बेचारा था, बड़ी मेहनत करता था, उसके साथ ज़्यादती होती थी, लोग साथ नहीं थे, फिर लोग साथ आ गए, फिर एस्टैब्लिशमेंट साथ नहीं थी, फिर भी बेचारा रहा, फिर उसको ज़्यादा सीटें चाहिए थी, कम सीटें मिली, फिर ज़्यादा सीटें भी उसको मिल गई, फिर भी बेचारा रहा, फिर एक पेज पे उसको रखा, फिर भी उसने काम नहीं किया, अब दोबारा से उसको बेचारे के तौर पर बना के पेश करते हैं। कोई ये नहीं समझता कि वो इस निज़ाम की प्रोडक्ट हैं जिस निज़ाम के अंदर वैसे ही काम होता है जैसे टेलीफोन कॉल में बताया गया। तो इमरान खान के जो अपॉलोजिस्ट हैं, मुझे उन पर वैसे काफ़ी हैरानी होती है, वो इतना सख्त मयार किसी और सियासतदान के लिए नहीं रखते। तो इस वजह से इमरान खान जो है वो टेफलन खान बन गए हैं, यानी उनके साथ कोई चीज़ से चिपकती नहीं है। और जहाँ तक ये बात रही कि इसका असर होता है, तो मेरे ख्याल में असर होता है। अपनी नौकरी पूरी कर लेना ठीक है, जस्टिस जावेद इकबाल ने अपनी नौकरी पूरी की, लेकिन वो
किस किस को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे जब अब उनके पास वो ताकत नहीं रही। नौकरी तो साकिब निसार ने भी पूरी की, वो तो जस्टिस खोसा ने भी पूरी की, वो तो अजमत सईद ने भी पूरी की, शेख ने भी पूरी की। तो ये नौकरी पूरा करना तो कोई मयार नहीं है। तो मेरे ख्याल में तारीख का जो फैसला है उसके अंदर इस किस्म की ऑडियोज, इस किस्म की वीडियोस, ये जिसको मैं कहता हूँ ड्रिप ड्रिप इंफॉर्मेशन, कतरा कतरा की जो मालूमात आती हैं, ये एक बहुत बड़ा केस बनाती हैं। फौरी आपको असर नजर नहीं आएगा उसका, लेकिन इमरान खान के नीचे ऐसा निज़ाम काम कर रहा था। और जो मौरूसियत का मामला, आखिरी जुमला इसके ऊपर देखें, वो मौरूसी सियासत के वारिस हैं इमरान खान। उनके साथ आप दाएं बाएं ऊपर नीचे बंदे देख लें, कौन से मौरूसी सियासत वाले नहीं हैं। उन्होंने मौरूसी सियासत को आखिर में आके रूसी सियासत के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, वो भी दाव नाकाम रहा। तो कोई अगर मुझे ये कहे कि वो मुतबादल है मौरूसी सियासत के, तो मेरे ख्याल में हकीकी तौर पर दुरुस्त नहीं होगा। अच्छा मजहर साहब, ये तलत साहब ने जो बात कही है कि जी एक्चुअली इनको एक बेचारा लीडर के तौर पे भी सामने पेश किया जाता है, लेकिन अगर इसी मामले के ऊपर, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि क्या ये सिस्टम के लाडले हैं, तो अगर आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चाहने वालों से गुफ्तगू करें, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स से गुफ्तगू करें, तो वो कहते हैं कि जनाब आप इनको किस तरह लाडला कह सकते हैं, ये सिस्टम के लाडले नहीं है। सिस्टम के लाडले तो एक्चुअली शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं। जब इनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी तो एक को वजीर आजम और बेटे को वजीर आला बना दिया गया और वो फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। आज भी कोर्ट से शरीफ खानदान को एक्चुअली जो रिलीफ मिलता है वो तो किसी और को मिलता ही नहीं है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? क्या आप समझते हैं कि इमरान खान साहब एक बेचारा के तौर पे कंसिडर किए जाएं या एक लाडले के तौर पे कंसिडर किए जाएं? देखिए, इमरान खान की जो 7 मार्च 2022 की पोजीशन थी और आज की पोजीशन है, उसमें फ़र्क आया। और उसमें फ़र्क मेरे नुक्ते नज़र से इसलिए आया कि इमरान खान का अपना टेन्योर का 1 साल पूरा था। अगर 1 साल पूरा रहता तो इमरान खान के पास एक्सक्यूज़ बहुत कम होते कहने के। उनका पूरा दौरे हुकूमत कंप्लीट होता तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में हम उसका तज्जिया कर सकते थे। अब वो जाहिर है वो कह सकते हैं कि मेरे पास 1 साल का पीरियड था, इकनॉमिक इंडिकेटर्स उनके नुक्ते नज़र से अच्छे थे चीज़ें, और वो बात उनकी उस वक्त उस नफ़ी होती जब मौजूदा हुकूमत अगले यानी इन 2-3 महीनों में कुछ ऐसे इक़दाम करती जिससे लोगों को रिलीफ नज़र आता। अब आप कुछ भी कहते रहें कि जी हमें टफ डिसीजंस करने पड़े, वो सब कुछ करने पड़े, लेकिन एक आम आदमी की नज़र में वो अहम नहीं होता। देखिए, जहाँ तक हमारे यहाँ करप्शन या इसके हवाले से टेंटेड इमेजेस हैं, मतलब जरदारी साहब से ज़्यादा किसके बारे में लिखा गया, कहा गया और बोला गया, मिस्टर 10% से लेके आज तक। लेकिन हम जब टॉक शोज में बैठते हैं, जब हम लिखते हैं, जब हम बात करते हैं, तो हम उनको एक ज़ीरक सियासतदान के तौर पे कहते हैं। हम ये कहते हैं कि हाँ, जो पॉलिटिकल मैनूवरिंग के मास्टर है वो उसमें। तो जब तक हमारे यहाँ, और इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ उस तरह का नहीं है कि अगर किसी आदमी पे करप्शन के चार्जेस हैं तो वो कोई मंतकी अंजाम तक तो पहुँचे चीज़, अदालतों से सज़ा तो हो, कोई आदमी जेल तो जाए उस जो इल्ज़ामात उस पर लगा रहे हैं। तो हम जब इल्ज़ामात लगाते हैं तो हम एक जो उनके मुखालफीन है वो मुल्ज़िम को मुजरिम डिक्लेयर कर देते हैं, ये मुजरिम है। और यही चीज़ आज अगर इमरान खान के साथ कोई जुड़े हैं तो एक बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि देखिए कम से कम करप्शन के मुखालिफ बयानियाँ वो सामने लेकर आए। जो इमरान खान के मुखालिफ हैं वो यही कहते हैं कि ये लाडले हैं, इनको हर चीज़ की इजाज़त है, इनके साथ जो है हर चीज़ जुड़ी हुई है, वो बड़ी बड़ी यू टर्न भी ले लें तो कोई मसला नहीं होता, वो बड़े बड़े जो है। और ये जो उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें आ रही हैं, ये देखें कि उनकी ज़ात के हवाले से ये उनके इमेज को डैमेज करने की बात हो रही है। ये बात ठीक है कि तारीख़ में कौन कहाँ खड़ा होगा, ये अपनी जगह बिल्कुल इसकी अहमियत है, जुडिशरी की, जजेस की, जनरल्स की और इवन जर्नलिस्ट की। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे यहाँ करप्शन को क्या वाकई एक बड़ा सीरियस मसला समझा जाता है? क्या करप्शन के ख़िलाफ़, अगर किसी के ऊपर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, किसी जमात के ख़िलाफ़, किसी लीडरों के ख़िलाफ़, क्या लोगों ने उसको उसकी बुनियाद पे कभी रिजेक्ट किया है? मेरे नुक्ते नज़र से अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। सना, ये जो गुफ्तगू अभी मज़हर साहब कह रहे थे और जो इन्होंने ख़ास तौर पे जो शुरू के अंदर बात की कि जी अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को ना हटाया जाता
तो उसके बाद इमरान खान साहब को इससे भी ज़्यादा बड़ा धचका लगना था जब अगर वो उसके बाद इलेक्शन में जाते। अगर मैं आई वांट टू टॉक अबाउट नून लीग नाउ, आप समझती हैं, क्योंकि ये डिस्कशन हो रही है, मैं तलत साहब की भी कई ट्वीट्स में देख चुका हूँ इस सिलसिले में, शहबाज शरीफ साहब ने आपके ख्याल में पार्टी को फंसवा दिया ये फैसला करके कि नहीं जी आई नीड टू टेक ओवर और मुझे नवंबर से पहले पहले जो है आई हैव टू डू दिस, और उसके बाद ये जो कड़वे घूंट पीने पड़ रहे हैं, महंगाई हो गई, 60 रुपए पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, मुस्लिम लीग नून आपके ख्याल में एक बहुत बड़ी जिसे क्या कह सकते हैं बंद गली में चली गई है, अंधेर नगरी में चली गई है, अब उसको रास्ता समझ नहीं आ रहा कि हमने एक्चुअली आगे अपने आप को पॉलिटिकली किस तरह जिंदा रखेंगे। आज अगर इलेक्शन होते हैं या 2-3 महीने के अंदर होते हैं, अवाम तो सारा गुस्सा अपना शेर के ऊपर ही निकालेगी। मंसूर, आप इतने सादा कब से हो गए? मतलब आप बंद गली कह रहे हैं कि एंड ऑफ पॉलिटिक्स होती है, कब कैसा कब हुआ? और दूसरी बात यह कि देखिए, जिस मुल्क में एक सिलेक्टर होएगा, एक सिलेक्टिव होएगा और एक सिलेक्टेड होएगा, तो आप मुझे बता दें ये मुल्क में क्या चीज़ मयार की होगी? जमहूरियत मयार की होगी, जस्टिस मयारी होगा, इदारों की जो अपने अपने एरियाज़ में काम करना है वो आपको लगता है कि अच्छा होगा? इस मुल्क में अगर एक इंसान के पास शहद की बोतलें निकल आती हैं किसी शराब की बोतल में, तो उसके खिलाफ जो चीफ जस्टिस साहब जो सुओ मोटो लेते हैं, उसके बाद वो फैसला भी कंट्रोवर्शियल हो जाता है, वो हस्ती को सजा भी नहीं मिलती और आपका सोसाइटी डिवाइड हो जाती है, कोई इसके साथ होता है, कोई इसके अगेंस्ट होता है। मसला सिर्फ ये है इस मुल्क में कि हर चीज़ की एक डेलीगेशन अथॉरिटी होती है, आपको पावर को डेलीगेट करना होता है और अथॉरिटी को मनवाना होता है, और ये नहीं हो सकता कि एक इदारा इतना अहम हो जाए कि सब उसके मातहत हो जाएं। इस मुल्क में यही है, इलेक्शन कमीशन हो, पार्लियामान हो, जुडिशरी हो, किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से किसी के मातहत है, और वो एक किसी हम सबको पता है कि कौन है। तो जब तक ये नहीं तब्दील होगा तो फिर आप लाख एक केस बना लीजिए, बुनियादी तौर पर ऑडियो निकाल लीजिए, किसी की वीडियो ले आइए, किसी के खिलाफ सबूत ले आइए, जिस मुल्क में मनी ट्रेल के ऊपर केस शुरू हो और उसके बाद अकामा पे खत्म हो, फिर क्या जस्टिस का मयार रह जाएगा? फिर आपको शौकत अजीज सिद्दीकी जस्टिस आपके जो कमेंट्स मिले, फिर उनके खिलाफ चीजें हो जाए। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि पॉलिटिकल नहीं, मैं यही कह रही हूँ कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग ऐसी होती है। आपने सोचा था कि नवाज शरीफ साहब की या शरीफ पार्टी की या नून लीग की कभी वापसी होएगी? आपने कभी सोचा था ये? आपने कभी सोचा था उनके प्लेटलेट्स काउंट गिर जाएगा और उसके बाद वो बिल्कुल डेथ बेड पे होंगे और फिर वो चले जाएंगे और फिर वो वापस नहीं आएंगे? आपने ये सोचा था? इस मुल्क में आपने सोचा था कि हाई जाके केस में नवाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया चले जाएंगे? ये किसी ने सोचा नहीं था ना। लेकिन जो सोचने वाले हैं, जो कबल अज़ वक्त चीजों को भांपने समझते थे कि they were experts at it, their experiment has gone horribly wrong। और उन्होंने जो पहले कुछ लपेटी कर दी थी, अब उनको अनरावल करना पड़ रहा है सारा कुछ। तो ये जो अनरावलिंग है, it has its consequences। अब वो consequences अवाम ने सफर करने हैं, अवाम भुगत रही है। तो अब आपने कभी नहीं सोचा होगा कि अवाम के लिए पेट्रोल क्या होएगा। मुझे बताएं, इस कबल अज़ वक्त इस मुल्क में सबको पता होता है क्या होने वाला है। अदम एतमाद ने 6 महीने पहले आना था, साइफर पता नहीं कब आता है, खान साहब को कब से पता था, कब उन्होंने 10 रुपए कम करने थे पेट्रोल से, डीजल से। फिर शहबाज शरीफ साहब ने आके कंटेन किया कि नहीं जी मैंने ये फैसला नहीं करना, उनको करना पड़ गया। तो जो थोड़ा उसमें हमें एक हार्ट अटैक देते, उन्होंने इकट्ठे हमें दे दिया कार्डियक अरेस्ट। तो फिर जाहिर है मतलब इस मुल्क में क्या रह गया इससे? मतलब ये तो खान साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने तमाम तर चीजें जो थोड़ी सी ग्रे एरिया में रह गई थी ना, उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में बता दिया। खान साहब ने एक्सपोज कर दिया। खान साहब खुद तो एक्सपोज पता नहीं कब होंगे, लेकिन वो उन्होंने पूरे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि कहां पावर है, कौन फैसले करता है और किससे डेट मांग रहे हैं। तो तलत साहब, ये सना ने जो तज्जिया पेश किया है, तो फिर मेरा ख्याल में फिर इस वक्त क्या ये कहा जा सकता है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त एक बड़े कंफर्ट जोन के अंदर हैं, सब कुछ ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो 60 रुपए पेट्रोल की कीमत भी बढ़ा दें, गैस की कीमत में 45% इजाफा भी कर दें, उनको कोई ना कोई ऐसी एश्योरेंस मिली हुई है कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप इलेक्शंस जब कहेंगे या हम जब आपको बताएंगे तभी होंगे, उससे पहले परेशान होने की जरूरत नहीं है। मंसूर, एक तो हमने पाकिस्तान की तारीख में रिपीटेडली ये देखा है कि ये जो ज़मानतें होती हैं ये 2 जगहों पर आकर मुकम्मल तौर पर नाकाम अगर नहीं होती तो कमज़ोर पड़ जाती हैं। एक तो जब निज़ाम की अपनी ख़राबियाँ उनकी गर्दन नाप लेती हैं, जो हमने इमरान खान
के नीचे देखा, उससे पहले नवाज शरीफ के नीचे भी देखा, जब एक पेज जो है वो 2 लख्त हो जाता है और आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, तो वो जो ज़मानतें देकर निज़ाम चलाने वाले थे वो आपस में जब भिड़ने लग जाते हैं तो फिर ये ज़मानत जो है वो नाकाम हो जाती है। तो देखना ये होगा कि शहबाज शरीफ अगर किसी ज़मानत के तहत काम कर रहे हैं तो वो ज़मानत की शेल्फ लाइफ क्या है, नंबर 1। दूसरी जगह पर जब ज़मानत आपको बहुत बुरी हालत में नज़र आती है पहले तगड़ी होने के बाद, तो वो गवर्नेंस का मेयार है, आउटकम है और जो पब्लिक सेंटिमेंट है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। देखें, इमरान खान के लिए ये दोबारा से सहूलत मुहैया की जाती है जब हम ये कहते हैं कि उन्होंने टेन्योर कंप्लीट नहीं किया। ये आर्गूमेंट सॉलिड है कि, और ये नून लीग के अंदर भी आर्गूमेंट हुआ, पीपल्स पार्टी के अंदर भी आर्गूमेंट हुआ, और आपको बेहतर पता है वो बहस क्या थी कि इनको टेन्योर कंप्लीट करने दें और इनका बर्डन जो है आप ना लें ताकि ये मुकम्मल तौर पर सियासी तौर पर एक्सपोज हो जाए। तो वो बहस खैर तय हो गई, लेकिन ये सहूलत जो है 1988 से लेकर 1990 तक के महदूद महीनों में जो बेनजीर भुट्टो साहब ने हुकूमत की, उनको तो मुहैया नहीं की गई, उनको तो करप्ट कह के निकाल दिया गया। 1990 से लेकर 93 तक नवाज शरीफ ने हुकूमत की, उनको भी निकाल दिया गया, उनको ये सहूलत नहीं मुहैया की गई। आसिफ अली जरदारी, और उसके बाद फिर 93 से 96 और 96 से 99। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि उनके बारे में जो इमेज बनाया गया, जो बयानिया बनाया गया, कोई 10% है, कोई 20% है, कोई करप्ट है, कोई डिसफंक्शनल है, उसके लिए टेन्योर के इख्तिताम का इंतजार नहीं किया गया। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि नादर लीडर हैं, लिहाजा इनके लिए हमने ये सोचना है कि अगर ये 5 साल मुकम्मल करते तो तभी हमें पता चलता कि कितने ये खतरनाक हैं। शहबाज शरीफ साहब का जो बड़ा इशू है, मेरे ख्याल में उन्होंने अपने लिए इंडोर्समेंट का बंदोबस्त पब्लिकली अभी तक नहीं किया। वो फुसफुसी तकरीरें करते हैं, वो वाज़े पोजीशन नहीं लेते, वो कबल अज़ वक्त आवाम की ज़हनी साख्त साजी नहीं करते, मालूमात फराहम नहीं करते। सबको पता था, जिस तरह अभी सना भी कह रही थी कि IMF का मुआहदा क्या है, इनको भी पता था, सबको पता था कि क्या होने वाला है। लेकिन जिस दिन आपने ये कीमतें दोबारा बढ़ाई, उस दिन जाके आप वजाहतें दे रहे हैं और बाद इस वाक़या आप तौजीहात दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उनका जो बयानिया बड़ा कमज़ोर है और उनके केसेस जो हैं, ही इज नॉट ऑफ द हुक। आपको पता है कि केसेस के ऊपर दबाव कितना है, तो ये मामला उनका इतना सादा नहीं है कि वो जमानत के जरिए आए और जमानत चलती रहेगी। नहीं, तो फिर मैं इसमें जरा कंटिन्यू करना चाहूंगा तलत साहब। तो फिर इसका मतलब, तो फिर मैं जो पहला मेरा सवाल था कि शहबाज शरीफ साहब से गलत फैसला हुआ है, लेकिन फिर मुस्लिम लीग नून के चंद हल्के ये भी कहते हैं कि भाई इसमें खाली शहबाज शरीफ नहीं थे, नवाज शरीफ की अप्रूवल के साथ ही ये सब कुछ हुआ है। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब की लेकिन ख्वाहिश जो थी वो बदरजा वतन थी कि उनको वज़ीर आज़म बनना है। नवाज शरीफ साहब का पहला बयानिया आप जानते हैं, मरियम नवाज उसको आर्टिकुलेट करती रहीं, और जो लोग ये कहते हैं कि मरियम नवाज खुद रफड़ी किस्म की सियासतदान है, मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। मरियम नवाज जो है वो नवाज शरीफ के बयान को रफड़ी अंदाज से बयान करती हैं। जब नवाज शरीफ कहते हैं खामोश हो जाओ तो वो खामोश हो जाती है। तो मरियम नवाज जब ये कह रही थी कि हमें पिछली हुकूमत का बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, फौरी इंतखाबात कराएं, तो वो नवाज शरीफ का बयानिया चला रही थी। लेकिन आखिर में आके चूंकि उन्होंने सेटल कर दिया, अब इशू ये है कि शहबाज शरीफ साहब को इस मामले को निपटाना कैसे है। देखें, आपने कहा ना कि फौरी तौर पर आपने देखा होगा स्ट्रीट के ऊपर कोई बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल मिसलीडिंग होगा। ये जो कीमतें हैं इनका बढ़ना, इनके असरात आपको अगले हफ्तों के अंदर नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ को पहले से तैयारी करनी चाहिए। तैयारी नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा पब्लिक ओपिनियन में उनकी पिटाई होगी। मजहर साहब, ये इस सारे मामले के अंदर जिस तरह अभी तलत साहब फरमा रहे थे, मुझे भी ये लगता है कि अभी भी अगर कोई ऐसा रिएक्शन नहीं आया तो वो रिएक्शन एक्चुअली फिलहाल सतह के नीचे है, लेकिन जब मौका मिला तो वो रिएक्शन सामने आ भी सकता है। और एक मौका जो सामने आ रहा है वो जुलाई के अंदर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वो काफ़ी क्रूशल हो सकते हैं, क्योंकि जारी बात है उनका सबका हलकों का ताल्लुक भी पंजाब से है। कहा यह जाता रहा है कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ रहा है पंजाब, लेकिन सारे वो तमाम हलके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट किए हुए हैं या फिर उसमें आज़ाद अरकान थे। आप समझते हैं कि अगर तब तक अगर अवाम ने कोई रिएक्ट किया और अगर ये इलेक्शन जिस तरह हम देख रहे हैं तो एक्चुअली इमरान खान साहब कैन मेक अ बिग कम बैक, क्योंकि उन 20 सीटों में अगर अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई तो पंजाब की हुकूमत भी नून के हाथ से जाएगी। जी मंसूर, सिर्फ यही नहीं, लोकल बॉडीज इलेक्शन भी अभी 26 जून को रूरल सिंध में हो रहे हैं। वहाँ ज़ाहिर है ज़्यादा इम्कान इसी चीज़ का है कि पीपल्स पार्टी जो है वो भारी अक्सरियत से जीत जाएगी।
लेकिन उसके बाद जुलाई में कराची और हैदराबाद में जो हो रहे हैं लोकल बॉडीज इलेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि पीटीआई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। वो पीटीआई जो 14 MNAs और 25 के करीब MPs लेके बैठी हुई है सिर्फ कराची में, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो लोकल बॉडीज इलेक्शन, जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, वो, और फिर आप उसको देखेंगे जो अगेन जो 7 मार्च से पहले का सूरत हाल थी कि जब मुस्लिम लीग नून मुतवातिर बाई इलेक्शन जीतती आ रही थी, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जीत रही थी, KP में जब पहला फेज हुआ लोकल बॉडीज़ का तो JUI जीत गई, और अब जो है उसके बाद इस हुकूमत के बनने के बाद ये सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। PTI के लिए भी इम्तिहान होगा कि सिर्फ जलसे जुलूस जो है उसके नताइज जो है वो ज़िमनी इलेक्शन की शक्ल में, उनकी जीत की शक्ल में सामने आते हैं कि नहीं आते हैं। और मुस्लिम लीग नून और सबसे बढ़ के शहबाज शरीफ, देखिए इस पूरे टेन्योर में, जो ये टेन्योर अब 1 साल का है या कितने महीने का है, इसमें शहबाज शरीफ की अपनी पर्सनैलिटी स्टेक पर है, उनका वो इमेज स्टेक पे है कि बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, वो स्टेक पर है उनका। मुस्लिम लीग नून की वो सारी पॉलिटिक्स स्टेक पे है कि पंजाब उसका गढ़ है, पंजाब उसका गढ़ रहा है, पंजाब उसका किला है, और उस्मान बुज़दार की वजह से उनको जो फ़ायदा हो रहा था। तो अब ये जो 2-2.5 महीने हैं, इसमें मुस्लिम लीग नून का इलेक्टोरल बोर्ड जो है वो किस हद तक मुतासर हुआ है या अपनी जगह इंटैक्ट है, ये बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। दूसरे जो तलत बात कह रहे थे कि जो ये इस टेन्योर को क्यों कंप्लीट होना चाहिए था, इसलिए कि 2008 के बाद एक कंटिन्यूटी आई थी कि पीपल्स पार्टी ने अपना टेन्योर पूरा किया, एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर पूरा किया। वो अलग बात है कि प्राइम मिनिस्टर तब्दील होते रहे, लेकिन पार्टीज ने अपना टेन्योर पूरा किया और पीसफुल ट्रांसफर। यहाँ आके 2022 में आके हम अटक गए। उससे पहले का जो सिनेरियो है 88 टिल 99, उसमें हमेशा यही तनकीद की जाती रही कि जी आप करप्शन की बुनियादों पे निकालते हैं, 58(2)B का सहारा लेते हैं, और जिन गवर्नमेंट पे आप करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हैं उन्हीं की आधे मिनिस्टर्स को अपने साथ शामिल करते हैं। इसीलिए उसमें उस वक्त जो है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़े सवालात उठे थे कि आप सिस्टम को चलने ही नहीं दे रहे। यहाँ आके चीज़ें मुख्तलिफ हो गई कि अगर इसको कंप्लीट करते तो शायद 15 साल कंटिन्यूटी हमें नजर आती एक सिस्टम के अंदर। मज़हर साहब ने जो गुफ्तगू की है सना, इसमें एक जो पॉइंट है, और थोड़ी देर पहले तलत साहब भी मरियम नवाज की बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले मतलब चंद सालों तक, मैं ख्याल 1-1.5 साल तक अगर मैं बात कहूँ तो मरियम नवाज बोलती थी, लेकिन उसके बाद एकदम खामोश भी हो जाती थी। नवाज शरीफ साहब की जो है वो हिदायत आती थी तो वो खामोश हो जाती थी। ये कहा जाता था कि इनके ऊपर एक ब्लैक मार्क लगा हुआ है, ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, ये इनके हवाले से कोई बात नहीं हो सकती। ये जो भी डील हुई है, जिस तहत भी मामला तय हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब का आ जाना, हुकूमत को संभालना, आपके ख्याल में मरियम नवाज और नवाज शरीफ के लिए भी कोई सॉफ्ट कॉर्नर निकला है, या आप समझती हैं कि आज भी ये इसी तरह ही ब्लैक लिस्टेड है? देखिए, वे सो कंज्यूम्ड बाय द होल फैक्ट कि हमारे इदारे कितने न्यूट्रल हैं कि वी फॉरगॉटन के टेन्योर पूरा कर रहे हैं वो। आप उनको पावर से आपने हटा दिया, लेकिन इस्तीफे उनके मंजूर नहीं किए, उन्होंने इस्तीफे आईनी तौर पर सही तरह से जमा नहीं करवाए। और आप ये प्लीज़ मत भूलिए कि सदर अलवी साहब की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाइए। ये बताइए कि जो इस्लाहात हो रही हैं वो अप्रूव हो रही हैं, वो तो वहाँ से मंजूरी नहीं आ रही। तो ये टेन्योर तो इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चला करता है इस मुल्क में कि ऑन द फेस कुछ और हो रहा होता है, पीछे कुछ और हो रहा होता है। इन आंसर टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इट्स वेरी सिंपल कि मरियम साहिबा जाहिर है कुछ क्वार्टर्स के लिए ना मतलब दैट शी इज जस्ट नॉट इट, मतलब वो मरियम साहिबा इज जस्ट नॉट अ चॉइस, शी इज़ नॉट एन ऑप्शन। मेरा ख्याल है इस मुल्क में ये रिवायत तो होनी ही नहीं चाहिए कि आप किसी को एज ऑप्शन कहें कि आप न्यूट्रल हो जाएं और एज ऑप्शन के मरियम को हम ले आएँ, आपको कबूल है। ये तो होना नहीं चाहिए। ये कोई निकाह तो हो नहीं रहा जिसमें आपको 3 बार कबूल है पूछना है और 3 अलग अलग इदारों से पूछना है। लेकिन इस मुल्क में जाहिर है एक इदारा डिसाइड करता है और उसके तहत सब कुछ होता है। और अगर आपने उनकी चॉइस पर ही चलना है तो फिर आप इमरान खान साहब को भी कबूल कर लें, फिर आप इस हुकूमत को भी कबूल कर लें,
फिर आप महंगाई को भी कबूल कर लें, फिर आप जो इंसाफ के पराये में आपके जो फैसले हो रहे हैं उनको भी कबूल कर लें, फिर आप सब कुछ कबूल करें। यू कैन नॉट बी सिलेक्टिव अबाउट आप क्या कबूल करते हो और क्या नहीं करते। जब आपने कहते हैं ना थल्ले लगना ही है, तो फिर मान लो कि भाई थल्ले लग गए हम और अब हमने सब कुछ लेना है। ये कैसे आप डिसाइड करते हैं कि हमने थल्ले भी लगना है लेकिन ऊपर से हमने एक डंडा भी उठाना है? मतलब ये आप नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक अ सर्टेन रोल एंड देन लिव अप टू इट। आप या तो सबसर्विएंट हो जाएं या फिर आप इनके आका बन जाएं। आपको ये चॉइस दी गई थी, आपने वो चॉइस नहीं ली, तो आज तक इनको ये चॉइस क्यों है कि somebody else can decide कि मरियम इफी हैं या मे बी ओके नो नॉट रियली? क्यों ये ऑप्शन किसके पास है? आज इमरान खान साहब से दिल भर गया, ये ऑप्शन किसके पास है? इसलिए उनके पास है क्योंकि वो कर सकते हैं और वो क्वेश्चन नहीं होते। तो जहां से ये फैसले हो रहे हैं वहां होते रहेंगे, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट द न्यूट्रलिटी ऑफ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी। तलत साहब, मैं आपसे भी कुछ ऐसा ही सवाल करना चाहूंगा कि जाहिर बात है इस सारे मामले के अंदर शहबाज शरीफ लेड नेगोशिएशंस थी, मैं अगर इसके ये लफ्ज इस्तेमाल करूं, और ही वाज लीडिंग इट विद आसिफ अली जरदारी साहब ऑल्सो। तो आप समझते हैं कि मरियम नवाज ने और नवाज शरीफ ने एक्चुअली अपना ग्राउंड खुद डिलिबरेटली लूज किया है? दे हैव टेकन 2 स्टेप्स बैक कि अच्छा जी भाई को करने दे जो वो कर रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब जलसा होता है तो मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की आज भी सबसे बड़ी क्राउड पुलर हैं, नवाज शरीफ के नाम का ही वोट पड़ता है। तो आगे चल के एक्चुअली जब शहबाज शरीफ साहब की ये इनिंग जब भी जाके खत्म होती है तो मरियम और नवाज शरीफ ही एक्चुअली लीड में होंगे, शहबाज शरीफ साहब को दोबारा पिछली सीट पे आके बैठना पड़ेगा। मंसूर, इस बात से कतई नजर कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है जाती बतौर पाकिस्तानी शहरी और वोटर के सियासतदानों को कितना तसलसल दिखाना चाहिए और कितना अपने आप को लचकदार बनाना चाहिए, और उस लचक के अंदर कहीं वो पिचक तो नहीं जाते जो आर्गूमेंट सना कर रही थी। इस बात से कतई नज़र जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ऑप्शंस वाली जमातें जो हैं आपको हमेशा बेहतर नज़र आती हैं। यानी ऐसी जमातें जिनके अंदर आप एक पॉइंट ऑफ व्यू के बिल्कुल बराबर उसका मुखालिफ पॉइंट ऑफ व्यू भी लेके चला पाएँ। नून लीग के पास ये ऑप्शन मौजूद थी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बयानिए की। उन्होंने शहबाज शरीफ का बयानिया इस्तेमाल किया। आपको याद होगा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मरहुमा जब थी तो उनके पास भी एक तरफ रेडिकल लोग भी होते थे और दूसरी तरफ रहमान मलिक जैसे लोग भी मौजूद थे। ये ऑप्शन जो है इमरान खान के पास नहीं है। इमरान खान के पास मसला ये है कि उन्होंने एक ही सिमत जाना है और टक्कर अब मारनी है। तो जितनी वो टक्कर मारते हैं निज़ाम को, तो पावर पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल में जो मुखालिफिन थे पहले, जिस तरह ये कहा गया कि मरियम नवाज जो है, और आपने कहा कि वो उनके ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है या एक ब्लैक शेडो है और वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उतनी ही स्पेस मरियम नवाज के लिए मजीद बनती है। तो अब जो लोग एतराज़ करते थे नवाज शरीफ के बयानात पर या आसिफ अली जरदारी साहब के बयानात पर, उनको पता चला है कि नेक्स्ट लेवल के बयानात किस किस्म के होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तलत हुसैन। मजहरबाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और सना बुच्चा साहिबा। नाज़रीन, आपने तमाम तज्ज़ियाकारों की राय सुनी। इस वक्त इमरान खान साहब के हवाले से जो नई ऑडियो लीक हुई है उसके बाद सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है। इमरान खान साहब ने आज अपनी कोर कमेटी का जो इजलास तलब किया उसके बाद ये फैसला किया कि इस्तीफों की तस्दीक के लिए कौमी असम्बली में नहीं जाया जाएगा। लॉन्ग मार्च की अगर कोई तारीख दी जाएगी तो बजट इजलास के बाद दी जाएगी। तो फिलहाल स्टेटस को का सिलसिला ही आगे चलेगा जिस तरह पहले चल रहा था। 6 दिन की डेडलाइन तो दे दी गई थी, लेकिन 6 दिन की डेडलाइन के बाद भी अभी आगे का लाएअमल फिलहाल कोई इस सिलसिले में फैसला आज भी नहीं हो सका। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।